अंधेरी जगह थी जहां खून ही खून गिरा हुआ, वहीं बहुत से लाशें गिरे हुए थे जिनकी हालत कोई देख लेता तो शायद जिंदगी भर वो मंजर नहीं भूल पाता। वहीं एक लड़की उन सब लाशों को अपने नीले आंखों से देख रही थी और उसके पीछे बहुत से आदमी खड़े हुए थे। उसी में एक लड़के ने कहा, अंडस्को क्वीन। वो इतना ही बोला था कि वो लड़की की आवाज आई जो बहुत सर्द और भारी थी, अंडस्को कौन है वो, किसने किया? वो लड़का ने डरते हुए कहा, अंडस्को क्वीन, हमें नहीं पता है ये कब हुआ, हमारे लोग तो यही बाहर पहरा दे रहे थे। पता नहीं अचानक ही एक चीख सुनाई दी, जो कि उस आदमी की थी। इतना बोलते ही उसने एक साइड पड़े एक आदमी की ओर देखा जिसकी हालत देखकर कोई भी डर जाता। उस आदमी के हाथ कटे हुए थे, उसके पूरे शरीर में कटने के निशान थे, जैसे कि उसे हर जगह से काटा गया है। उसके एक हाथ में एक बहुत बड़ी रॉड घुसी हुई थी। उस आदमी को देख उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके पीछे सब आदमी उस आदमी को देखकर एक पल के लिए तो डर ही गए थे। वो लड़की धीरे धीरे उस आदमी के पास आई जो शायद अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उस लड़की ने उस आदमी को गौर से देखते हुए उसके सामने घुटने फोल्ड करते हुए बैठ गई और बोली, अंडस्को इंटरेस्टिंग, ऐसा भी कोई है जो मान्या मानन से भी ज्यादा बेरहम है? इतना बोल मान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने पीछे खड़े लड़के से कहा, अंडस्को रेहान, इससे पूछो कौन था जिसने इनकी ऐसी हालत की है। बता दे तो तुम इसको ऐसे ही जमीन में गाड़ देना। रेहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को ओके क्वीन। अब मान्या खड़ी होती है और पीछे जैसे मुड़ती है वैसे ही वो आदमी लड़खड़ती आवाज में बोला, अंडस्को वो ब्लैक मास्क। वो आदमी इतना ही बोला था कि उसकी वो आखिरी सांस भी चली गई। मान्या ने जब उस आदमी के मुंह से ब्लैक मास्क सुना तो थोड़ी सी हैरानी हुई। वो पीछे जैसे पलटी तब तक वो आदमी मर चुका था। मान्या ने अपने मन में कहा, अंडस्को ब्लैक मास्क। रेहान ने अब परेशान होकर मान्या से बोला, अंडस्को क्वीन, अब हम क्या करें? ये तो मर गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब लोगों की जान कैसे ली गई? हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि काली को किसने मारा, अब इनके लोगों को भी कोई मार के चला गया। मान्या रेहान की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने आगे जाते हुए उस आदमी के लाश को देखते हुए बोली, अंडस्को वो जो कोई भी है उसको खोजने की जरूरत नहीं है। वो जो भी मुझे अच्छे से जानता है, तभी तो मेरे ही डाकियो वैली के सीक्रेट चेम्बर पर आ गया। वही दूर खड़ा एक काला साया उसकी बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अभी एक अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ हल्के से उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने अपने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को बिल्कुल सही मेरी जान, तुम्हें परेशान करने वाला हर इंसान को मुझसे गुजरना होगा। वही रेहान और बाकी सब मान्या के बॉडीगार्ड्स हैरानी से मान्या को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मान्या को जो उसके काम के बीच में आए वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी मान्या के फोन में एक कॉल आया। उसने देखा वो कॉल नवीन का था। उसने वहां से जाते हुए कहा, अंडस्को इन सब लाश को ठिकाने लगा दो। इतना बोल वो फोन को बाहर आकर आंसर करती है। तभी नवीन की नींद से भरी और थोड़ी गुस्से में आवाज आती है, अंडस्को मान्या कहाँ हो तुम? मान्या ने शांति से जवाब दिया, अंडस्को तुम्हें क्यों जानना है? नवीन ने एक फेक हंसी हंसते हुए बोला, अंडस्को वो इसलिए मैडम आपका हस्बैंड खोज हो गया है। मान्या ने कंफ्यूज में पूछा, अंडस्को क्या मतलब? नवीन ने कहा, अंडस्को हाँ, आरिफ का फोन आया था। उसे तुम्हारा नंबर नहीं पता था। ऑफ उसके पास फोन भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे लैंडलाइन से कॉल किया था। मान्या ने हैरानी से पूछा, अंडस्को क्या उसे तुम्हारा नंबर कैसे पता चला? नवीन ने कहा, अंडस्को वो तो मैंने पहले ही दिन उसे अपना नंबर दे दिया था। अब ये सब छोड़ो और उसके पास जाओ, बेचारा कब से वहां अकेले है, वो भी इतनी रात में। ये बात उसने उबासी लेते हुए कहा था। मान्या ने जल्दी से पूछा, अंडस्को कहाँ है वो? नवीन ने कहा, अंडस्को सनसाइन पार्क में। मान्या ने जब ये सुना तो और परेशान हो गई। वो जिस पार्क में था वो बहुत दूर था और वो जगह बहुत खतरनाक भी थी। मान्या ने जल्दी से कहा, अंडस्को ठीक है, मैं जल्दी से वहां जा रही हूँ। इतना कहते ही उसने फोन रख दिया। नवीन ने घूर के अपने फोन में देखा जहां मान्या का कॉल कर दिखा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, तभी उसने पास पड़े दूसरे बेड को देखा जहां मेघना को देखा जो सो रही थी। नवीन ने उसे देख एक गहरी सांस ली और अपने बेड पर लेट गया। वही मेघना ने अपनी आंखें खोली और नवीन को देखा जो अपनी आंखें बंद किए सो रहा था। उसके आंखों एक आंसू की बूंद निकल पड़ा। बात ये थी कि मेघना और नवीन दोनों को ही ये शादी नहीं करनी थी, बट मेघना और नवीन की ये शादी उनकी एक गलती के कारण करनी पड़ रही थी। जो वो गलती मेघना के पेट में थी और फैमिली की अच्छी फ्रेंडशिप के कारण उन्हें ये शादी करनी पड़ी।
उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए, लेकिन उनमें प्यार का नामो निशान नहीं था तो सिर्फ एक जिम्मेदारी और कुछ नहीं। उन दोनों के बीच रोज झगड़ा होता है, इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई और बात नहीं होता था। यही कारण था वो दोनों कभी भी एक साथ एक बेड पर नहीं सोए। मेघना ने कोशिश की थी, लेकिन नवीन ने उसको बहुत ज्यादा सुनाया था, इसलिए वो उसकी बातें सुन दूसरे कमरे में चली गई थी। मेघना को नवीन की बात बहुत बुरी लगी थी। तब मेघना एक बार भी नवीन से बात नहीं की थी। लेकिन नवीन तो नवीन था, वो उससे बिना झगड़ा किए रह नहीं सकता था, इसलिए उसने भी मेघना को उकसाया। और मेघना भी एक प्राउड लड़की थी, वो किसी से हार कैसे सकती थी। उसने भी नवीन से बहुत लड़ाई की थी तब, लेकिन अभी उन दोनों को एक ही रूम में सोना पड़ रहा था, क्योंकि नवीन के पेरेंट्स इंडिया आए थे, जिसके कारण उन्हें एक साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था। मेघना यही सब सोच रही थी कि उसके आंखों एक और आंसू निकल गया। फिर उसे कुछ याद आया, जिसे याद कर वो घबरा गई। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने मन में कहा, अंडस्को वो सच तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, नवीन कभी नहीं। इतना बोल वो भी सो गई। वही दूसरी तरफ मान्या 100 के स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को इस भोले पंडित को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। पाता नहीं वो वहां क्या कर रहा है, मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी, उसे पता नहीं कैसा होगा। इतना बोल वो अपने मंजिल पर पहुंच गई, जहां उसने सामने एक पार्क देखा जहां लगभग सारी लाइट्स जल रही थी। वो अपने कार से निकली और आरिफ को ढूंढने लगी। उसका दिमाग अब खराब हो रहा था। वो रेहान को फोन करने के लिए जैसे अपना फोन निकली, उससे पहले उसे सामने बैठा एक आदमी देखा जो बेंच में बैठा हुआ था और उसने अपने पैर ऊपर किए हुए थे और अपने सर को अपने पैरों में रखे हुए थे। मान्या समझ गई ये आरिफ। वो जल्दी से उसके पास गई और डांटते हुए बोली, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आरिफ जो मस्त सो रहा था, उसकी आंखें एकदम से खुल गई। उसने जल्दी से मान्या की ओर देखा और बिना सोचे समझे मान्या को गले लगा लिया। मान्या हैरानी रह गई। मान्या हैरानी से आरिफ को देख रही थी, जो उससे ही गले लगे खड़ा था। वो जल्दी से बोला, अंडस्को मैडम जी आप ठीक है, मैं तो डर गया था। आप इतनी रात को बाहर गई तो मैं डर गया था, इसलिए मैं आपके पीछे गया, बट मैं खो गया, जिसके कारण मैं आपको खोज नहीं पाया। मुझे सिर्फ नवीन जी का नंबर पता था, इसलिए मैंने उनको फोन किया था। मान्या तो हैरानी से आरिफ को देख रही थी, जो इसको गले लग बोले जा रहा था। उसमें जल्दी से आरिफ को अपने से अलग किया तो और हैरान रह गई। आरिफ अपने नीली नीली आंखों में आंसू थे, जो कि बस निकलने वाले थे। मान्या ने जल्दी से कहा, अंडस्को तुम रो क्यों रहे हो। आरिफ ने रूड़े गले से कहा, अंडस्को वो मैंने आपकी बिना इजाजत से बाहर आ गया न, और मैंने आपको अभी मैडम जी कहा तो आप फिर से मुझसे गुस्सा होगी और मुझे सजा देंगी। मान्या को आरिफ की बातें बहुत ज्यादा प्यारी लगी। उसने उसे अपने गले लगा लिया और कहा, अंडस्को ठीक है, नहीं करूंगी गुस्सा और नहीं दूंगी सजा, प्लीज रोना बंद करो। आरिफ ने मान्या को कस के गले लगाते हुए कहा, अंडस्को ओके वाइफी। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जो कोई भी देख लेता तो आरिफ की पर्सनैलिटी ही समझ नहीं आता। थोड़ी ही देर में मान्या और आरिफ मान्या के घर पहुंचे। वो लोग लिविंग रूम में आए ही थे कि उन्हें रकुल दिखाई दी, जो अभी भी जगी हुई थी। मान्या और आरिफ को अजीब लगा। उन दोनों ने रकुल को देखा, जो वही के सोफे में बैठ के कुछ काम कर रही थी, जैसे कि कुछ लिख रही हो। मान्या ने कड़क आवाज में कहा, अंडस्को तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। मान्या की आवाज सुन रकुल हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना डायरी पीछे छुपा के सामने की ओर देखती है, जहां मान्या खड़ी थी और उसके बगल में आरिफ खड़ा था। आरिफ को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। मान्या ने रकुल को मान्या की ओर देखती हुए देख लिया था। उसने रकुल से फिर से कहा, अंडस्को रकुल तुम यहाँ क्या कर रही हो। रकुल को तो जैसे मान्या की बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो बस आरिफ को देख रही थी, जो मान्या को देख रहा था। आरिफ ने फिर मान्या के क्वेश्चन पूछने पर रकुल को देखा, जो उसे ही देखे रही थी। आरिफ ने बिना कोई भाव से कहा, अंडस्को क्या तुमने सुना नहीं, मेरी वाइफी ने तुमसे कुछ पूछा है। रकुल अब होश में आए और मान्या को देखने लगी, जहां वो उसे आंखों से घूर रही थी। लेकिन उसे ध्यान आया कि आरिफ ने मान्या को क्या कहा। उसने मान्या को उसकी वाइफी कहकर पुकारा। ये सुन उसके मन में मान्या से बहुत जलन हुई। मान्या ने आरिफ को देखा, जो थोड़ा चिढ़ा हुआ दिख रहा था। आरिफ ने फिर से कहा, अंडस्को क्या तुम बेहरी हो, जो तुम्हें हम दोनों की आवाज नहीं आ रही है। रकुल उसकी आवाज सुन डर गई। वो बोली, अंडस्को वो सर। मान्या ने कहा, अंडस्को छोड़ो, जाओ अपने सर्वेंट क्वार्टर में। इतना बोल वो आरिफ के साथ ऊपर अपने कमरे में चली गई। वही रकुल उन दोनों को अपनी जली हुई आंखों से देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को बहुत हो गया, बस एक बार मुझे एक मौका मिल जाए,
जला के राख कर दूंगी। इतना बोल वो अपने क्वार्टर की ओर चली गई। वही कोई था जो उसे देख रहा था, उसने धीरे से उसकी वीडियो बना ली थी और वो वीडियो किसी को भेजता है। वही मान्या आरिफ को अपने रूम में लाती है और गेट बंद कर देती है। मान्या के इतने तेज गेट बंद करने से आरिफ डर जाता है। आरिफ ने तिरछी नजर से आरिफ को देखता है जो कब से उसे ही अपने भावहीन आंखों से देख रही थी। आरिफ को महसूस हो रहा था मान्या अभी उससे नाराज है। आरिफ ने गला साफ करते हुए कहा, अंडरस्को वाइफी जी मैं थक गया हूँ, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। वो इतना ही बोला था कि मान्या ने उसके हाथ पकड़ के दीवार से सटा दिया। आरिफ बड़ी बड़ी आंखें करके मान्या को देख रहा था। मान्या ने उसको देखा और कुछ नहीं कहा। आरिफ ने ही हकलाते हुए पूछा, अंडरस्को वाइफी जी ये आप क्या कर रही हैं? मान्या ने उसको देख कहा, अंडरस्को सोच रही हूँ तुम्हें सजा क्या दूं। आरिफ हड़बड़ा गया, वो जल्दी से बोला, अंडरस्को किस चीज के सजा? मान्या ने उसको देखा और कहा, अंडरस्को मुझसे बिना पूछे मेरे पीछे आने की सजा। आरिफ ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन आप तो मुझे ही डांट रही है। मान्या ने उसके क्यूट से फेस को देख कुछ कहना नहीं बना, लेकिन उसने अपने आप को नर्म न पड़ते दे सपाट लहजे में कहा, अंडरस्को अगर अब से तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगी जिसकी तुम इमेजिन भी नहीं की होगी। आरिफ मान्या की बात सुन डर गया। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वही मान्या ने उसे देखकर थोड़ी सी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। उसने आरिफ को ऊपर से नीचे तक देखा। मान्या के ऐसे उसको देखने से आरिफ थोड़ा घबरा रहा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, अंडरस्को वाइफी जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मांग ने देखते हुए जवाब दिया, अंडरस्को देख रही थी तुमको सजा कैसे दूं? आरिफ घबरा गया। उसने जल्दी से बोला, अंडरस्को सजा कैसी सजा, कौन सी सजा? मान्या ने सर उठा के आरिफ को देखा जो इतना घबराया हुआ था कि उसको देखकर मान्या को एक शर्त सूझी। उसने एकदम कड़क आवाज में कहा, अंडरस्को हाँ सजा, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे पीछे आए और गुम भी हो गए, वो भी ऐसी जगह जहां खतरा ही खतरा था। मान्या की इतनी तेज आवाज सुन आरिफ डर गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मान्या ने अब उससे अलग होकर सोफे में क्वीन की तरह बैठ गई और आरिफ को अपने तरफ आने की इशारा की। आरिफ भी मान्या के इशारे पर उसके पास सर नीचे करके गया। मान्या ने उसे देख कहा, अंडरस्को अब बोलो तुम्हें मैं क्या सजा दूं? तुम्हें पता है मुझसे बिना पूछे कोई काम करे तो मैं उसे एक पिंजरे में कर देती हूँ और उसके सामने शेर को रख देती। बाकी तुम समझदार हो, समझ गए होगे। आरिफ बहुत ज्यादा डर गया। उसने जल्दी से मान्या की ओर देखा जो अपने फोन में देख रही थी। उसने जल्दी मान्या के पैर पकड़ लिए। मान्या ये देख हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से आरिफ की ओर देखा जो उसको अपने मोटे मोटे आंसू से देख रहा था। मान्या को उसको देख थोड़ा बुरा लगा। उसने अपने मन में ही खुद को डांटा, वो कैसे भूल गई थी। उसका भोला सा पंडित बहुत ज्यादा भोला है, लेकिन उसके थोड़े से मजाक से वो इतना डर गया कि रोने लगा। वो उसको कुछ कहती उससे पहले ही आरिफ ने कहा, अंडरस्को वाइफी जी, मैंने वो गलती जानबूझ के नहीं की, प्लीज आप मुझे शेर के सामने न करे। मैं आपकी सब बातें मानूंगा, आपके लिए मैं सब काम करूंगा, चाहे वो आपकी मसाज हो, आपके कपड़े धोने हो, हाँ मैं आपके लिए खाना भी बनाऊंगा आपके। मान्या उसके इतने जल्दी जल्दी बोलने से परेशान हो जाती है। उसने देखा आरिफ चुप ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अंडरस्को ओके 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 नहीं करूंगी, अब प्लीज मेरा पैर छोड़ो। आरिफ ने ना में सिर हिलाया। मान्या ने उसको अपने नीली आंखों से घूरा तो आरिफ ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा धीरे से दबी हुई आवाज में कहा, अंडरस्को आपने मुझे माफ कर दिया ना? मान्या ने सोफे से उठते हुए कहा, अंडरस्को हाँ, लेकिन तुम्हें माफी तुम्हारे करने पर मिलेगी। आरिफ जो हाँ सुन खुश था, वो मान्या के आगे शब्द सुनकर उसका चेहरा फिर से उतर गया। उसने पूछा, अंडरस्को क्या करने पर मिलेगा? मान्या ने उसे देखा और एक एविल स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को वही जो तुमने कहा, अब से तुम्हें मेरा हर काम करना पड़ेगा, मेरी चीजों का ख्याल रखना, खाना बनाना और मेरी केयर करना, यही सब कहा था तुमने, अब से तुम यही काम करोगे। आरिफ मान्या के इतने डरावने तरीके से बोलने से घबरा रहा था। उसने भी कहा, अंडरस्को ठीक है, मैं आपकी हर चीजों की ख्याल रखूंगा। मान्या ने उसको देख खुश होते हुए कहा, अंडरस्को गुड। इतना बोल उसने सामने घड़ी देखा जहां 5 बजने वाले थे। फिर उसने आरिफ को देखा जो शायद थका हुआ दिख रहा था। उसने उससे कहा, अंडरस्को जाओ फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, तुम थके हुए हो और अभी तुमको आराम करना चाहिए। आरिफ ने कहा, अंडरस्को लेकिन आप? मान्या ने कहा, अंडरस्को मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी वर्कआउट करना है।
आरिफ ने उससे बहस नहीं की और मान्या के बाथरूम में चला गया। उसने देखा मान्या का बाथरूम बहुत सुंदर था। उसे देख आरिफ को बहुत खुशी हुई। उसने वहां के हैंगर में देखा जहां बहुत से बाथरोब लगे हुए थे। उसने उसको लिया और अपने चेहरे पर लाकर उसकी फ्रेग्रेंस लेते हुए उसकी चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अब सब चीजों को देखने लगा जैसे कि वो उस है चीजों को अपने पास रखना चाहता हो। उसने उस सब को देखकर कहा, अंडस्को जिससे मेरी जान जुड़ी है उससे मैं जुड़ा हूँ। इतना बोल वो एक स्माइल देता है। वही मान्या कब से आरिफ का वेट कर रही थी। उसने टाइम देखा 5:30 बज रहे थे। उसने अपने आप से कहा, अंडस्को क्या कर रहा है ये पंडित इतनी देर बाथरूम में फ्रेश होने गया है कि स्विंग करने, कहीं गिर तो नहीं गया या कोई प्रॉब्लम है। मान्या ने अभी एक ट्रैक सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर टॉप स्लिप लेस था। उसने एक हाई पोनीटेल किया हुआ था जिससे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। मान्या ने ग्लास का पानी लिया और पीने लगी। तभी उसके बाथरूम का डोर खुला जहां एक आदमी कमर में टॉवल लपटे आ रहा था। मान्या ने जब आरिफ को ऐसे देखा तो उसके मुंह सारा पानी उसने नीचे उगल दिया और जोर जोर से खांसने लगी। मान्या को ऐसे खांसते देखकर आरिफ जल्दी से मान्या के पास जाता है और पूछता है, अंडस्को आप ठीक तो है ना। मान्या जब आरिफ अपने पास देखती तो उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। मान्या ने जल्दी से कहा, अंडस्को हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आरिफ ने कहा, अंडस्को चलो ठीक है। मान्या ने अब आरिफ को देखा जिसके 8 पैक सेप थे। उसको देख मान्या के गाल लाल हो गए। आरिफ ने मान्या को देखा जिसके चेहरे पर लाली छाई थी। उसने उससे पूछा, अंडस्को वाइफी जी आप ठीक तो है ना। मान्या ने उसे देखते हुए कहा, अंडस्को मुझे क्या होगा। आरिफ ने कहा, अंडस्को वो आपका चेहरा लाल हो चुका है। मान्या ने उसकी बात सुन अपने चेहरे पर हाथ रखा फिर कुछ सोच के कहा, अंडस्को हाँ वो गर्मी बहुत है न इसलिए। आरिफ ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, अंडस्को सच में। मान्या ने उसको देखा जो आज क्यूट दिखने के बजाय हॉट दिख रहा था। उसने भी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुआ कहा, अंडस्को हाँ तुमने तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। आरिफ ने अब जाकर ध्यान दिया वो अभी टॉवल में। उसने अपने बदन को छुपाने की कोशिश की और रोनी आवाज में कहा, अंडस्को वो मैंने तो कपड़े लिए ही नहीं थे और अंदर मेरे साइज का बाथरोब ही नहीं था, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि आप परेशान न हो जाए इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था। आरिफ फिर लगातार बोलने लगा। मान्या ने परेशान होकर सामने का ड्रॉ खोला और एक पेंट और टी शर्ट देते हुए बोली, अंडस्को ओके जाओ चेंज कर लो। इतना उसको बोल वो उसके हाथ में कपड़े को पकड़ा कर बाहर जाते हुए बोली, अंडस्को मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ अभी आराम करो, बाद में मुझे एक अच्छा खाना बना के खिलाना भी तो है तुम्हें। मान्या को इतनी जल्दी करते देख आरिफ के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। मान्या जल्दी से रूम से बाहर आए और एक लंबी सांस ली। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को मान्या तेरा भोला पंडित इतना हॉट है। इतना बोल वो अपने बैकयार्ड में चली गई वर्कआउट करने। वही दूसरी तरफ माही और युवराज आराम से सो रहे थे। सूरज की रोशनी कांच से छन के युवराज के ऊपर आ रही थी। युवराज ने आंखें मिचकिचाते हुए आंखें खोल दी और सामने देखने लगा। फिर उसने बगल में सोती माही को देखा जिसकी घनी पलकों से उसकी आंखें छिपी हुई थी। युवराज एक तक उससे ही देख रहा था। वो अपना हाथ उठा के उसको छू पता उससे पहले उसको कुछ आवाज आता है उसे सुन युवराज ने जल्दी से माही को धक्का दे दिया। माही बेड से नीचे गिर अच्छा था कि फर्श पर एक मोटा कारपेट बिछा हुआ था, लेकिन माही इस झटके के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। माही ने अधखुली आंखों से युवराज को देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था। युवराज ने चिल्ला के कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में मेरे साथ सोने की, मानन विला। युवराज के रूम में धूप की पहली किरणें कांच से छन के युवराज के चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज की किरणों के कारण युवराज के चेहरे पर सिलवटें उभरने लगी। युवराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें बहुत गहरी थी जैसे कि कोई काला तूफान उसकी आंखों में गूंज रहा हो। तभी उसे महसूस हुआ उसके बेड पर किसी चीज की हलचल हुई। उसने करवट बदल के देखा जहां एक खूबसूरत सी लड़की सोई हुई थी। सूरज के हल्की हल्की किरणें उसके चेहरे पर आ रही थी जिसके कारण उसके चेहरे पर भी सिलवटें उभर रही थी। युवराज ने जब देखा कि माही को परेशानी हो रही है तो उसने अपने हाथ से सूरज की किरणों को रोकने लगा जिसकी छाया माही के चेहरे पर गिर रही थी। युवराज ने उसके सुंदर चेहरे को देखा जो अब आराम से सो रही थी। तभी उसने अपना हाथ फिर से हटा लिया। उसने देखा माही फिर से परेशान दिख रही है। उसके गोरे चेहरे पर लाली छाई हुई थी जो कि सूरज की रोशनी से हुआ था। युवराज ने फिर अपना हाथ से सूरज की किरणों को रोका। उसने देखा माही फिर से चैन की नींद सो रही है। युवराज ने फिर से हाथ दिया। फिर से माही परेशान होने लगी।
युवराज ने ऐसे ही उसको परेशान करता रहा है। उसको देख लग रहा था उसे ये सब करने में मजा आ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था तो बस आंखों की चमक जो साफ दिख रही थी उसके ऐसे करने पर उसे कितना मजा आ रहा है। माही परेशान होकर दूसरी तरफ करवट बदल लेती है। उसको ऐसे दूसरी तरफ करवट बदल लेने से युवराज की आंखों की चमक चली गई। उसे माही का सुंदर चेहरा देखना था। वो माही को अपनी तरफ पलटना चाहता था। उसने उसको अपनी तरफ घुमाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी उसे किसी आवाज सुनाई पड़ा। उसने आवाज को गौर से सुना, जैसे कि कोई एरोगेंटली सीढ़ियों की ओर चढ़ के आ रहा है। वो समझ गया कि वो कौन है। उसके आने से पहले उसे माही को यहाँ से हटना था। उसने माही को धक्का दिया। माही बेड से गिर गई। युवराज ने हड़बड़ा के नीचे देखा, जहाँ एक मोटे कालीन पर माही गिरी हुई थी। माही ने हड़बड़ा के उठ गई, लेकिन गिरने के कारण उसकी मुंह से चीख निकल गई। युवराज ने तो हल्के से धक्का दिया था, लेकिन माही बेड के बिल्कुल सिरहाने लेटी हुई थी और युवराज के धीरे से धक्का देने से माही नीचे गिर गई। युवराज ने उसकी चीख सुन थोड़ा सा घबरा गया। उसने उसको देखा जो शायद दर्द में थी। तभी किसी के तेज कदमों की आवाज उसे सुनाई पड़ी। उसने अब अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए। अब उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही उसके डोर खुला, तभी युवराज ने जोर से चिल्लाया, माही पर अंडस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आकर मेरे ही बेड पर मेरे साथ सोने की। माही युवराज की इतनी तेज आवाज सुन डर गई। उसने जल्दी से युवराज की ओर देखा, जो उसकी ओर गुस्से से देख रहा था। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आए, अंडस मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है माही, तुम युवी के कमरे में बिना उसके पूछे ना आया करो। माही ने हैरानी से डोर की ओर देखा, सिवाय युवराज को छोड़ के, जैसे उसे पहले से पता हो डोर के पास कौन है। माही ने देखा वहां माया खड़ी थी। माया ने आगे कहा, अंडस और ये कैसे तुमने कपड़े पहने हैं। माही जिसके कपड़े ठीक से नहीं थे। बात ये थी कि माही के कपड़े गिरने के कारण थोड़े बिगड़ गए थे। युवराज ने भी उसको देखा, वो जानता था ये उसके कारण हुआ है। माही को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। वो लड़खड़ाती आवाज में कुछ कहना चाहा, अंडस माँ जी। वो कुछ कहती उससे पहले ही युवराज ने गुस्से से कहा, अंडस तुम अभी तक यहीं पर हो, निकलो यहाँ से। माही युवराज की इतनी तेज आवाज सुन सहम गई। उसने बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। माही के जाने के लिए माया ने जाने का रास्ता बना दिया। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि माही कोई भिखारी हो और उसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो। माही ने जब ये देखा तो उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसे अब यहाँ एक मिनट भी और नहीं रहना था। वो अपने आप को ठीक करके चली गई। माया की ये हरकत देख युवराज को माया पे गुस्सा आया। उसने घूर के माया को देखा और एक एक शब्द को चबा चबा के बोला, अंडस आप यहाँ इतनी सुबह क्या कर रही है, और आप बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में कैसी आई। माया को युवराज की बात सुन बहुत गुस्सा आया। उसने भी गुस्से चिल्ला के कहा, अंडस युवराज ये क्या तरीका है अपने मुंह से बात करने का, अपनी सारी तहजीब भूल गए हो तुम। युवराज ने उसे देख घूर के कहा, अंडस जो आपने मेरे साथ किया है वो देखकर आपको क्या लगता है मैं आपकी पूजा करूंगा। माया ने गुस्से से कहा, अंडस युवराज। युवराज ने माया को चुप करते हुए कहा, अंडस चिल्लाना बंद कीजिए, जिस काम के लिए आई है उसको कहिए और जाए यहाँ से। माया ने गुस्से से युवराज को देखा, जो आराम से बेड से उठ रहा था। युवराज ने उन्हें देख कहा, अंडस अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो आप जा सकती है, मुझे और भी काम है आपकी शक्ल देखने के अलावा। माया को युवराज पर बहुत गुस्सा आया। उसने देखा युवराज बाथरूम की ओर जा रहा है तो माया ने जल्दी से कहा, अंडस तुम्हारी दादी आ रही है। युवराज ने जब ये सुना तो उसने माया की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या कहा आपने। माया ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, अंडस मतलब कि तुम्हारी शादी की खबर तुम्हारी दादी और तुम्हारे चाचा को पता चल चुका है तो वो वापस आ रहे हैं अमेरिका से। युवराज ने बिना कोई भाव के कहा, अंडस तो इसका मतलब है मेरी सौतेली बहन भी आ रही है। माया ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माया ने गुस्से से कहा, अंडस युवराज ये क्या तरीका है अपनी बहन को बुलाने का। युवराज ने बिना कोई भाव के माया को देखा और कहा, अंडस वो मेरी बहन नहीं है, और वो लोग यहाँ अब क्या लेने आ रहे हैं। माया ने उसके बात को सुन के कहा, अंडस माँ जी देखने आ रही है कि तुम्हें प्रपोती मिली कि नहीं। युवराज ने उसको देख स्माइल किया और कहा, अंडस ओह रियली, तो आप रेडी रहिए कि आप क्या जवाब देंगी। माया ने उसे घूर देखा और कहा, अंडस युवी तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी दादी हमें घर से निकाल दे। युवराज ने माया की बातों का जवाब दिया, अंडस पहली बात वो मेरी दादी नहीं है, और रही बात निकालने की तो मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं है।
मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ, मैं हूँ यहाँ उसका कारण है। माया ने हैरानी से युवराज को देखा और कहा, अंडस्को ये क्या कह रहे हो तुम? युवराज ने उसे बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चला गया। माया ने अपने मन में कहा, अंडस्को क्या हुआ है युवराज को? अगर इसे मैंने अपने कंट्रोल में नहीं किया तो हो सकता है वो हमारे हाथ से निकल जाए। वही बाहर कोई था जो उन दोनों माँ बेटे के वीडियो बना रहा था। उसने वो वीडियो किसी को सेंड कर दी। वही माही नीचे किचन में रो रही थी। उसके आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी उसे किसी के आने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जल्दी से खड़ी हो गई। उसने देखा केशव था। उसने माही को ऐसे जमीन में बैठा देखा तो जल्दी से उसके पास गया और परेशानी से बोला, अंडस्को माही बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? माही जो उठने ही वाली थी हड़बड़ा के गिर गई। केशव ने उसे संभाल लिया और कहा, अंडस्को आराम से बेटा, क्या कर रही हो? माही ने कहा, अंडस्को वो काका मैं गिर गई थी। केशव ने थोड़ा डांटते हुए कहा, अंडस्को माही बेटा तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, ना देखो अपने आप को। माही को उनकी डांट बिल्कुल बुरी नहीं लगी, उल्टा उससे तो अच्छा लग रहा था। केशव की डांट सुनकर वो देख सकती थी केशव को कितनी फिक्र है उनकी। ये देख उसके आंखों में से आंसू आ गए। ये देख केशव घबरा गए। उसने जल्दी से माही से पूछा, अंडस्को बेटा क्या हुआ, ज्यादा चोट लग गई है क्या तुम्हें? तुम रो रही हो? माही ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, अंडस्को नहीं, बिल्कुल चोट नहीं लगी है। और ये आंसू? वे कहते वक्त सुने अपने उंगलियों में आंसू की एक बूंद लेते हुए कहा, अंडस्को और ये आंसू, ये तो खुशी के आंसू है। केशव ने उसे देखकर कहा, अंडस्को माही बेटा। ये सुन माही हंस पड़ी। उसे हंसते देख केशव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उन्हें माया की कड़क आवाज सुनाई पड़ी, अंडस्को ओहो, यहाँ हंसी ठिठोली हो रही है। माही और केशव हड़बड़ा गए। उन दोनों ने किचन की एंट्रेंस की ओर देखा जहां माया अपने हाथ बांधे गुस्से से उन दोनों को देख रही थी। माया ने माही को देखकर कहा, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें रेडी नहीं होना है? घर की बहू अभी तक बिना नहाए घर में घूमे जा रही है। केशव ने माही को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, अंडस्को वो मैडम जी। केशव आगे कुछ कहता उससे पहले माया ने उसे चुप कराते हुए कहा, अंडस्को केशव क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है जो यहाँ आके वक्त बर्बाद कर रहे हो? लगता है तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी है। केशव घबरा गया और कहा, अंडस्को मैडम जी ऐसा नहीं है, वो तो मैं। माया ने कहा, अंडस्को जैसा भी है, अगर तुमने जल्दी वो काम नहीं जो मैंने तुमसे कहा तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। केशव ने कहा, अंडस्को ठीक है मैडम जी। इतना बोल वो वहां से चला गया। लेकिन उसने उदास होकर माही को देखा जो उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी। माया ने माही की ओर देखकर कड़क आवाज में कहा, अंडस्को तुम अभी तक यही हो? माही माया की आवाज सुन घबरा गई और माया को देखने लगी। माया ने कहा, अंडस्को ज्यादा नौकरों के करीब मत जाओ, यहाँ तुम उनकी मालकिन हो, अगर सर पर चढ़ाओगी तो तुम पर ही हुक्म चलाएंगे। माही को माया की बात सुन बहुत बुरा लगा लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। माया ने आगे कहा, अंडस्को अब जाओ यहाँ से, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। माही ने दबी हुई आवाज में कहा, अंडस्को माँ जी कहाँ जाना है? माया ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, अंडस्को क्या तुम ज्यादा सवाल नहीं करने लगी हो? को कहा है वो करो। माही ने जल्दी से कहा, अंडस्को की माँ जी। इतना बोल वो चली गई। बट वो जाती तो जाती कहाँ, उसके पास तो रूम था ही नहीं। तभी उसके पास एक मेड आए और उसे एक कपड़े के जोड़े देते हुए बोली, अंडस्को मैडम जी ने आपको ये कपड़े दिए हैं फंक्शन के लिए। माही उसकी आवाज में चिढ़ अच्छे से महसूस कर सकती थी। वो मेड उसे कपड़े देकर जाने लगी। तभी माही ने उसको रोककर हिचकिचाते हुए उस मेड से पूछा, अंडस्को सुनो, मैं रेडी होने कहाँ जाऊं? उस मेड ने कंफ्यूजन में माही को देखा और चिढ़ के कहा, अंडस्को कहाँ जाऊं, क्या मतलब अपने कमरे में जाए? माही ने कहा, अंडस्को वो मेरा कोई कमरा नहीं है। मेड ने कहा, अंडस्को आपका कमरा नहीं है, युवराज सर का कमरा तो आपका भी तो कमरा है। माही ने जब युवराज की बात सुनी तो उसका चेहरा उदासी में बदल गया। उस मेड ने माही का चेहरा देखा तो उसने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस्को ओह मुझे याद आया, युवराज तो आपको अपनी पत्नी मानते ही नहीं है, तो आप उनके कमरे में कैसे रह सकती है? माही को उस मेड की बातें सुन बहुत दुख हुआ लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, उसकी किस्मत थी इतनी खराब। उसके चेहरे पर एक दर्द से भरी स्माइल आ गई। तभी उस मेड ने कहा, अंडस्को चलिए, आपके पास कमरा नहीं है तो आप क्या कर सकती है, आपको तब स्टोर रूम में ही तैयार होना होगा। माही को उस मेड की बात गर्म शीशे की तरह उसकी दिल में चोट पहुंचा रही थी। माही ने कस के उन कपड़ों को पकड़ लिया।
उस मेड ने आगे कहा, अंडरस्को चलिए वरना मैडम जी हमें ही डांटेंगी। माही ने कुछ कहा और उस मेड के पीछे पीछे चली गई। वही कोई था उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो कोई और नहीं युवराज था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी जैसे वो किसी को मसल के रख दे। वही दूसरी तरफ आरिफ बहुत जल्दी जल्दी कोई काम कर रहा था। वो और कुछ नहीं, मान्या के लिए खाना बना रहा था, जिसकी महक मान्या के पूरे घर में बिछी हुई थी। सब सर्वेंट्स तो उस खुशबू से मंत्रमुग्ध ही हो गए थे। वही मान्या भी वर्कआउट करके घर आई तो घर में फैली इतनी अच्छी खाने की खुशबू सूंघ उसका भी मन खुश हो गया। वो सोचने लगी कि इतना अच्छा खाना कौन बना रहा है। ये सोच वो किचन की ओर बढ़ गई जहां आरिफ आराम से खाना बना रहा था। उसे इतने अच्छे तरीके से खाना बनता देख मान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही आरिफ को उसके सामने किसी के होने का महसूस होते ही उस तरफ देखता है जहां मान्या उसे मुस्कुरा के देख रही थी। आरिफ ने उसे देखकर कहा, अंडरस्को वाइफी जी आप आ गई। मान्या जो कब से मुस्कुरा रही थी, वो होश में आए और कहा, अंडरस्को हाँ हाँ वो मैं आ गई। आरिफ ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को आप बहुत अच्छे टाइम में आए हैं, खाना तैयार ही है, आप जाए और फ्रेश होकर आइए। मान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। मान्या ऊपर जाकर तैयार होने चली गई। वही आरिफ भी डाइनिंग टेबल पर सारा खाना रख दिया। मान्या जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आए। उसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। उसके काले घने बाल जो कंधों से नीचे आ रहे थे, उसने उसको खुला छोड़ दिया। उसको ऐसे देख आरिफ के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को यार ये माफिया बीवी मेरी जान लेकर रहेगी। मान्या एरोगेंटली आकर चेयर में बैठ गई और आरिफ को देखती है जो कब से उसे ही देख रहा था। मान्या ने उसको देखकर एक चुटकी बजाई और बोली, अंडरस्को कहाँ खो गए, सर्व करो मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारे जैसा पंडित क्या बना सकता है। आरिफ ने बच्चों जैसा मुंह बनाया। उसकी शक्ल देख मान्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पता नहीं क्यों लेकिन उसे आरिफ को चिढ़ाना अच्छा लग रहा था। आज उसे एक फैमिली जैसी फीलिंग आ रही थी, जो कि सिर्फ उसका था और उसका रहने वाला था। आरिफ ने जल्दी से खाना के ऊपर के ढक्कन को हटाया, जहां सुबह सुबह आलू के पराठे और मटर की सब्जी थी और उसके साथ मीठे में कस्टर्ड और गाजर का हलवा था। मान्या ने जब ये देखा तो उसने हैरानी से कहा, अंडरस्को ये सब तुमने बनाया है। आरिफ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अंडरस्को जी हाँ। मान्या को इतना ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उससे कहा, अंडरस्को लेकिन मैं ये खाना नहीं खाने वाली हूँ। आरिफ जो कब से खुश था, अब उसकी खुशी एक मिनट में चली गई। उसने उससे पूछा, अंडरस्को लेकिन क्यों वाइफी जी, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया। मान्या ने आरिफ को देखा जो उसको अपने मोटे मोटे आंसू के साथ देख रहा था। अगर मान्या ने उसे नहीं कहा तो वो वहीं बैठ के रोने लगेगा। इसलिए मान्या ने उसको कहा, अंडरस्को मैं ये खाना नहीं खाती, लेकिन तुमने आज पहली बार बनाया है तो मैं खा ले रही हूँ। आरिफ का चेहरा फिर से खिल गया। मान्या ने पराठा था एक टुकड़ा तोड़ा और बड़े सलीके से मटर पनीर की सब्जी में डुबोया और अपने मुंह में डाला। खाने का वो कौर मुंह में जैसे गया, खाने के स्वाद के साथ पिघल गया। मान्या ने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। उसने आरिफ की ओर देखा जो उसे ही उत्साह से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो खाना कैसा बना है। मान्या हमेशा से जो अच्छा था उसके लिए सच ही बोलती थी, इसलिए उसने एक मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को उमम खाना तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया है, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। मान्या के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर आरिफ के चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। मान्या ने आगे कहा, अंडरस्को तुमने इतना अच्छा खाना बनाया ही है, तुम भी क्यों नहीं खा लेते। आरिफ भी चेयर खसका के बैठ गया और उसने भी अपने लिए खाना परोस के खाने लगा। तभी मान्या के फोन में एक कॉल आया। उसने देखा रेहान का कॉल है। उसने कॉल उठा के कहा, अंडरस्को बोलो। रेहान ने कहा, अंडरस्को मैम वो हमें मुंबई जाना था आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन आज आपको एक फैशन शो अटेंड करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मान्या ने कहा, अंडरस्को तुम मुंबई जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं फैशन शो अटेंड कर लूंगी। रेहान ने परेशान होकर कहा, अंडरस्को लेकिन मैम आप अकेली कैसे जाएंगी। मान्या आरिफ की ओर देखा जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। उसने उसको देखकर कहा, अंडरस्को उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, तुम ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दो। रेहान ने ओके मैम कहकर फोन कट कर दिया। मान्या ने आरिफ की ओर देखकर कहा, अंडरस्को तैयार हो जाओ। आरिफ हैरानी से मान्या की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। आरिफ ने पूछा, अंडरस्को किस चीज के लिए तैयार। मान्या ने उसे देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हें मेरे साथ एक फैशन शो अटेंड करना है।
आरिफ ने पूछा अंडरस्को लेकिन मैं कैसे आपके साथ ये शो अटेंड कर सकता हूँ। मान्या उसे देखकर कहा अंडरस्को क्योंकि तुम मेरे आज असिस्टेंट हो। आरिफ हैरानी से मान्या को देखने लगा। आरिफ एक ऑफिस के सामने खड़ा होकर देख रहा था और उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था और कुछ सोच रहा था। जहां मान्या उसके बगल में ही खड़ी थी उसने आरिफ को देखकर कहा अंडरस्को यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। आरिफ ने मान्या को एक बेचारा वाला शकल बना के देखा और कहा अंडरस्को वाइफी जी मैं ये असिस्टेंट का काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मैं आपसे फिर से कहता हूँ। मान्या ने उसे बिना कोई भाव के कहा अंडरस्को जो करने बोल रही हूँ वो शांति से करो वरना घर जाके तुम्हें मैं क्या पनिशमेंट दूंगी ये तो मैं भी नहीं जानती। मान्या ने उसे एक मास्क दिया और बोली अंडरस्को लो पहन लो इसे। आरिफ ने हैरानी से मान्या को देखा और कहा अंडरस्को लेकिन क्यों वाइफी जी। मान्या ने सब लड़कियों को देखा जो आरिफ को घूर घूर के देख रही थी और अपना लार टपका रही थी। उसको अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे देखने दे सकती थी, उसका हस्बैंड की खूबसूरती सिर्फ उसका लिए है। उसने कड़क आवाज में कहा अंडरस्को क्यों का क्या मतलब है, तुम मेरे मीन्स माफिया क्वीन के हस्बैंड हो और अभी तुम एक एक्ट्रेस के सामने खड़े हो जिसको पूरी इंडिया फॉलो करती है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या किसी को ये पता होगा कि एक माफिया के हस्बैंड को मान्या द सुपरस्टार ने अपने असिस्टेंट के तौर पर अप्रोच किया है। मान्या की इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन सुन आरिफ चुपचाप से मान्या के हाथों से वो मास्क ले लिया और पहन लिया। वही मान्या ने अपना मास्क खोल दिया और सामने की ओर देखने लगी। आरिफ ने पहली बार मान्या को इतने सारे लोगों के सामने अपना मास्क खोल के देखा है। मान्या ने जैसे अपना मास्क खोला तभी सबने मान्या को नोटिस किया और वहां भीड़ होने लगी मान्या को देखने के लिए। सब मान्या को देखकर पागल हो रहे थे क्योंकि वो थी ही इतनी बड़ी एक्टर जिससे मिलने की ख्वाहिश सब कोई करता है। सब लोग मान्या का नाम पुकार रहे थे। कोई लड़की ने कहा अंडरस्को मान्या मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दूसरे किसी लड़की ने कहा अंडरस्को मान्या मैं आपके जैसे ही सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ मान्या की फैन फॉलोइंग लड़कियों में ज्यादा थी। सब मान्या को अपना आइडल मानते थे क्योंकि मान्या एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी जो अब इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। आधा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में उसको ओफेंड करने से डरता है, चाहे वो कोई बड़ा प्रोड्यूसर क्यों ना हो या कोई बड़ा डायरेक्टर। सब मान्या को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि मान्या युवा लड़कियों के लिए एक एक्सप्रेशन थी। जो लड़कियां खुद को कमजोर समझती थी वो भी मान्या को देखकर अपनी हिम्मत बनाया करती है। वही आरिफ मान्या के इतने सारे फैंस देख हैरान था। वो खुद को दबाता हुआ महसूस हुआ लेकिन तभी मान्या के बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को कंट्रोल कर लिया। तभी मान्या ने उन सबको देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। उसकी स्माइल इतनी दिलकश थी कि कोई भी हार जाए। तभी वही के एक लड़के ने कहा अंडरस्को मान्या आई लव यू प्लीज मेरी मी। आरिफ जो कब से मान्या के इतने प्यारे और आकर्षक मुस्कान से मंत्रमुग्ध था, वो उस लड़के की आवाज सुन उसको देखने लगा। वही सब लड़कियां भी उसको देखने लगी जैसे कि उसको कच्चा खा जाए। उनकी आइडल सिर्फ उनकी थी, न कि किसी और की। मान्या ने उस लड़के से कहा अंडरस्को तुम मेरे प्यारे फैंस से पूछ लो, वो अगर हाँ कह दी तो शायद मैं कुछ सोचूं। मान्या के इस जवाब सुनकर वो लड़का खुश हो गया और उन फैंस गर्ल्स को देखने लगा जो उससे गुस्से से घूर रही थी। वो गर्ल्स बोली अंडरस्को हिम्मत भी मत करना हमारी मान्या के पास जाने की। वही आरिफ तो मान्या के जवाब से जल भून के खड़ा था। उसने अपने मन में कहा अंडरस्को हाँ मुझसे कितने गुस्से से बात करती है, और यहाँ तो शादी की बात कर रही है वो भी अपने पति के सामने। और ये लड़का इसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी माफिया बीवी पर नजर डालने की, इसका तो बैंड बजाना पड़ेगा। वही उस लड़के ने उन फैंस गर्ल्स की धमकी सुनी तो हंसने लगा। उसने कहा अंडरस्को अगर हिम्मत कर दी तो क्या करोगी तुम लोग। बस इतना ही सुनना था। उन सभी फैंस गर्ल्स ने एक साथ कहा अंडरस्को अटैक हिम। इतना बोल सब वो लड़के पर टूट पड़ी। वो लड़के को तो संभलने का भी मौका नहीं मिला और उस लड़के की कुटाई होने लगी। वही आरिफ तो ये सोच रहा था अंडरस्को उसकी माफिया बीवी के फैंस भी बिल्कुल उसके माफिया बीवी जैसे है। अगर उसकी बीवी पर कोई लड़का आंख उठा के देखा तो उसकी ये फैंस गर्ल्स तो वही उसका राम राम सत्य कर देगी। मुझे भी बच के रहना पड़ेगा वरना ये लड़कियां मेरे भी जान के दुश्मन न बन जाए। वही मान्या ने अपने फैंस गर्ल्स को कहा अंडरस्को आप सब शांत हो जाए, ये बेचारा तो मेरा सिर्फ एक सरफिरा फैन था। उस लड़के ने घूर के मान्या को देखा जो उसको ही स्माइल के साथ देख रही थी। वो लड़का वहां से चला गया। मान्या ने कहा अंडरस्को चलो वो तो गया अब मैं भी जाती हूँ। सब फैन गर्ल्स हाँ कह देती और मान्या के जाने का रास्ता छोड़ देती है। वही आरिफ भी मान्या के पीछे पीछे चला जाता है। वही मान्या जैसे ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट में पहुंची सबने मान्या के जाने का रास्ता छोड़ दिया।
और सब मान्या को देखने लगे। वही मान्या बिना किसी को देखे जा रही थी। तभी उन सबको मान्या के पीछे आता आदमी को देखा जो बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन वो लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आरिफ ने बहुत अच्छे से अपने चेहरे को मास्क से कवर किया था। मान्या को महसूस हुआ कि आरिफ कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। उसने देखा, उसे देखकर लगा रहा था वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो। मान्या ने उससे पूछा क्या हुआ तब। आरिफ ने मुंह बनाते हुए कहा अंडरस्को वाइफी जी, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई जोकर हूँ। मान्या उसको देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी नहीं। उसने भी वहां के स्टाफ को देखा जो सच में आरिफ को देख रहे थे, लेकिन उनके देखने के अटेंशन हवस से भरी हुई लग रही थी। जो को मान्या को साफ साफ पता चल रहा था, उससे गुस्सा आने लगा। उसने अब आरिफ का हाथ पकड़ लिया। मान्या के ऐसे उसके हाथ पकड़ने से आरिफ भी चौंक गया। उसने आसपास देखा जो हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। मान्या सर्द आवाज में कहा अंडरस्को उन्हें देखना बंद करो, अब उनको ये आदत डालनी होगी क्योंकि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तो तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा। मान्या की ये बात सुन आरिफ के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वही जब मान्या हेड ऑफिस में पहुंची तो वहां का एक लड़का आराम से सीट बैठा आराम फरमा रहा था। मान्या ने देखा तो उसने पास रखा पानी का जग उठाया और उस आदमी के ऊपर फेंक दिया। वह लड़का ने जोर से चिल्ला के कहा अंडरस्को कौन है बे, किसकी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर पानी फेंकने की। मान्या ने सर्द आवाज में कहा अंडरस्को मेरी। उस लड़के ने जब वो आवाज सुनता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो जल्दी खड़ा हो जाता है और कहता है अंडरस्को मैम आप यहाँ। मान्या ने गुस्से कहा अंडरस्को हाँ, और ये क्या हाल बना के रखा है इस ऑफिस का। आरिफ तो मान्या को देखे जा रहा था। उसने सामने देखा जहां मान्या की उम्र से छोटा दिखने वाला लड़का उससे डांट खा रहा था। वो दिखने बहुत हैंडसम था, उसके बाल बिखरे हुए थे जिससे वो और अट्रैक्टिव दिख रहा था। उस लड़के ने सर झुकाते हुए कहा अंडरस्को वो मैम, मैं तो बस थोड़ी देर आराम कर रहा था, मैं बहुत थक गया था ना इसलिए। मान्या ने पूरे केबिन में देखा जहां चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स और आधा खाया हुआ पिज्जा डेस्क में गिरा हुआ था। उसने एक चिप्स के पैकेट को उठाते हुए बोली अंडरस्को क्या तुम इस काम को करके थक गए थे। उस लड़के ने अपनी जीभ काट ली और हर तरफ देखने लगा जहां उसे एक अट्रैक्टिव दिखने वाला आदमी दिखा जो उसे ही अपने नीली आंखों से देख रहा था। उसने मान्या को देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मान्या फिर से पूछा अंडरस्को मैंने कुछ पूछा है अहान। अहान जो आरिफ को देख रहा था उसने मान्या की आवाज सुन के उसके ओर देखा और धीरे से नमे सिर हिला दिया। मान्या ने एक गहरी सांस ली और उसको देखकर कहा अंडरस्को ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ और इस पूरे केबिन को सफाई करवाओ, मुझे यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है। आहान ने जल्दी से कहा अंडरस्को ओके मैम, बस 5 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी सब क्लीन करवाता हूँ। 5 मिनट बाद ही आहान ने सब कुछ क्लीन करवा लिया। मान्या ने अब गहरी सांस ली और वहां एक सोफे में बैठ गई। आरिफ भी उसके सामने बैठ गया। आहान जब आरिफ को ऐसे उसके सामने बैठते देखता है तो वो कुछ कहता उससे पहले ही मान्या ने कहा अंडरस्को ही इज माय हस्बैंड। आहान ने जब ये सुना तो उसका दिमाग जैसे फट गया। आरिफ भी हैरानी से मान्या को देख रहा था जो अपने फोन में बिजी थी। वही दूसरी तरफ माही और माया एक इवेंट में गए थे जहां बड़े बड़े रईस खानदान के बहुत से औरतें आई हुई थी। उसी में से माही और माया भी थे। जहां माही को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उन्हें माही की खूबसूरती कुछ रास नहीं आ रही थी। तभी वहां माया के पास एक औरत आती, उसके साथ एक लड़की भी आ रही थी जो दिखने कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन कपड़े और मेकअप से अमीरी कूट कूट के दिख रही थी, जैसे कि अपने आप को अमीर दिखाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उस औरत ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा अंडरस्को मिसेज मानन कैसी है आप। माया जो कब से वहां पे आए औरतों के महंगे कपड़े और गहनों को खुद से कंपेयर कर रही थी, तभी उसका ध्यान टूटा और सामने देखा और एक फेक स्माइल के साथ कहा अंडरस्को अरे मिसेज खन्ना आप यहाँ। मिसेज खन्ना ने कहा अंडरस्को अरे हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे मिसेज मानन। माया ने हंसते हुए कहा अंडरस्को जी सही कहा आपने, आपकी बेटी हर साल इस इवेंट में पार्ट लेती है और वो जीतती भी है, क्या इस साल भी जीतने का इरादा है। मिसेज खन्ना ने हंसते हुए घमंड से नकारते हुए कहा अंडरस्को अरे मिसेज मानन मेरी बेटी इतनी भी खास नहीं है, वो तो बस यहाँ के जितने भी कॉन्डिकेट है सब रूबी से कमजोर है। रूबी ने घमंड से अपना सर में ऊंचा किया। फिर माया ने उसको देखा और फेक तारीफ करते हुए कहा अंडरस्को जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, रूबी इतनी अच्छी है को बाकी सब रूबी से कंपटीशन करने के लायक ही नहीं है। रूबी ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा अंडरस्को थैंक यू आंटी।
तभी मिसेज खन्ना ने कहा अंडरस्को मिसेज मानन ये लड़की कौन है। माया ने माही को देखा जो थोड़ा घबराई हुई दिख रही थी। माया ने पहले अपने मुंह बिगाड़ा फिर अपने चेहरे के हाव भाव को ठीक करते हुए कहा अंडरस्को ये मेरी बहू है माही युवराज की वाइफ। मिसेज खन्ना और रूबी हैरानी से माही को देख रहे थे। मिसेज खन्ना और रूबी हैरानी से माही को देख रहे थे जैसे कि यकीन कर रहे हो कि माया ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। उन दोनों के ऐसे देखने से माही थोड़ा घबराने लगी। तभी माया ने सपाट लहजे में माही से कहा अंडरस्को माही ये मिसेज खन्ना है। ये हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर राघव खन्ना की वाइफ मिसेज शालिनी खन्ना है और उनकी बेटी रूबी खन्ना है। माही ने उन दोनों को देखा और सिर हिला दी। माया ने उसको चिढ़ के देखा और बोली अंडरस्को सिर क्यों हिला रही हो, हेलो बोलो इन्हें, क्या ये भी मैं ही सिखाऊं तुम्हें। माया के डांटने से माही थोड़ी डर गई। उसने जल्दी से लेकिन हकलाते हुए उन दोनों को कहा अंडरस्को हेलो मिसेज एंड मिस खन्ना। माया उसको चिढ़ के देखती रही। वही शालिनी और रूबी के चेहरे पर स्माइल आ गई। बात ये थी कि उन्हें अपनी बेटी रूबी की शादी युवराज से करवानी थी, लेकिन माया ने उसकी शादी होने नहीं दी। उनको कहना था उनको रूबी पसंद नहीं थी क्योंकि वो लोग मानन इंडस्ट्रीज के बस छोटे से बिजनेस पार्टनर थे। यही कारण था कि शालिनी और रूबी माया से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन उनके स्टेटस के कारण उसके साथ चिपकने की कोशिश करते थे। लेकिन माया का घमंड इतना ज्यादा था उसे अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं था। यही कारण था कि वो शालिनी और रूबी को कोई भाव नहीं दे रही थी। चाहे वो लोग कोई भी हो उसे कोई मतलब नहीं था। शालिनी ने झूठी हंसी लाते हुए कहा अंडरस्को अच्छा ये है आपकी बहू है। इतना कहते वक्त शालिनी के चेहरे के हाव भाव बहुत खराब थे। उसके बोलने के एक्शन से पता चल रहा था कि वो कितना बेमन से बोल रही है, लेकिन माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। माही भी उसे ऐसी बोलने से समझ रही थी कि शालिनी को वो शायद पसंद नहीं आए। फिर उसने सोचा उसे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, जब उसकी फैमिली उसके फैमिली जहां उसने शादी किया वहां और सबसे पहली बात उसका पति ही उसको पसंद नहीं करता है तो इन लोगों के पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। तभी शालिनी ने रूबी से कहा अंडरस्को रूबी बेटा तुम भी हेलो बोलो। रूबी ने एक झूठी स्माइल के साथ माही को हेलो कहा। माही ने भी उसे हेलो कह दिया। तभी शालिनी ने माया से कहा अंडरस्को मिसेज मानन आखिर धुंध ही आपने अपने युवराज के लिए दुल्हन। माया ने इतरा के कहा अंडरस्को हाँ, आप देख ही सकती है कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, मेरी हर बात भी मानती है और सब काम अच्छे से करती है और ये हर काम करने में काबिल है। मेरे तो भाग्य खुल इतनी अच्छी बहू मिलने से। शालिनी और रूबी माया की बात सुन चिढ़ गई। रूबी तो जलभुन कर माही को देख रही थी, जो माया को हैरानी से देख रही थी। क्या उसने कुछ गलत सुना? माया उसकी तारीफ कर रही है वो भी दूसरों के सामने। माही को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। शालिनी झूठी हंसी लाते हुए कहा अंडरस्को अच्छा है मिसेज मानन, मुझे भी यकीन है मेरी बेटी भी बहुत अच्छी बहू बनेगी। माया ने स्माइल करते हुए कहा अंडरस्को जरूर मिसेज खन्ना आपकी बेटी भी तो बहुत काबिल होगी घर का हर काम करने में जैसे मेरी बहू माही है। शालिनी जानती थी माया बस उसको नीचा दिखा रही है, वो भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने भी कहा अंडरस्को जी अभी तक तो नहीं है, उसको और भी काम होते हैं घर के फालतू काम करने के अलावा वो कोई आम लड़की तो है नहीं। देखिए ना पिछले साल वुमेन लीग में वो विनर थी और सोच रही है इस बार भी पार्टिसिपेट करे। आप भी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करवाती अपनी बहू का। माया जब ये सुनी तो उसका चेहरा जो अभी घमंड में चूर था वो टूट गया। उसने माही की ओर देखा और अपने मन में कहा वुमेन लीग और ये गवार भाग लेगी, अरे इसे तो देखकर लगता है घर का काम ही बस जानती है, इस सब में पार्टिसिपेट करेगी तो हमारी ही बदनामी होगी। मुझे क्या जरूरत था इस गवार का इतना तारीफ करने का, अब क्या करूं मैं। माया को कुछ सोचता देखकर शालिनी ने कहा अंडरस्को मिसेज मानन कहाँ खो गई। माया ने झूठी हंसी लाते हुए कहा अंडरस्को आप भी क्या बात करती है मिसेज खन्ना वुमेन लीग में पार्टिसिपेट करना। मेरी बहू बहुत शांत है, वो ये सब चीजों में हिस्सा नहीं लेती है। शालिनी समझ गई कि माया बात टालने की बात कर रही है। उसने भी माया की बातों का जवाब दिया अंडरस्को मिसेज मानन आप भी क्या बात करती है, ये भी कोई अशांति का खेल थोड़ी ना है। मेरी बेटी को देखिए वुमन ऑफ द ईयर जीत कितनी ज्यादा समझदार हो गई, यहाँ तो हर तरह की सुविधा है। रूबी भी अपनी माँ की चाल को समझ गई। उसने भी शालिनी की बात को बढ़ाते हुए कहा अंडरस्को हाँ आंटी मैं भी देखना चाहती हूँ कि मिस्टर युवराज की वाइफ कितनी काबिल है। ये वर्ड बोलते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि उसने जहर उगला हो।
माया अब प्रॉब्लम में थी, उसने मना किया लेकिन उन दोनों माँ बेटी ने उसको मना करने का मौका ही नहीं दिया। उसने अब माही को देखा, वो जैसे कहना चाहती हो कि उसे मना करना है, लेकिन माही तो इतनी कंफ्यूज थी कि उसके चेहरा देखकर ही पता चल रहा था। शालिनी ने माया को माही की ओर देखते देख लिया था। शालिनी ने जल्दी से माही के पास गई और बड़े प्यार से बोली, अंडस्को माही बेटा, तुम क्यों नहीं समझती अपनी मोम को। माही ने हैरानी से शालिनी की ओर देखा, जो उसके पास कब आए ये भी माही को पता नहीं चला। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रूबी भी बोल पड़ी, अंडस्को हाँ माही प्लीज न मना मत करो। रूबी जो अभी अपने गले में जहर घोल के बात कर रही थी, वो अब इतनी मीठी हो गई थी कि चीनी भी शर्मा जाए। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। वही दूसरी ओर आरिफ और अहान सिर नीचे किए खड़े, और उनके सामने मान्या गुस्से घूर रही थी। मान्या ने गुस्से से भर के आवाज में कहा, अंडस्को अब तुम दोनों में से कोई बताएगा भी ये किसकी हरकत थी। आरिफ ने सर उठाया, उसके चेहरे पर अभी कोई मास्क नहीं था। आहान तो डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी मैम टीवी स्क्रीन में जैसे स्वीट और अच्छी नेचर की दिखती है, वैसे वो रियल लाइफ में नहीं। उसको लेडी डेविल कहना कुछ गलत नहीं होगा। आरिफ ने डरते हुए कहा, अंडस्को वो मेरी गलती है वाइफी जी, वो मुझे ही देखना था कि यहाँ पर कैसे सब काम होता है, इसलिए हान मुझे यहाँ के स्टोरिंग एरिया में ले गया जहाँ की सारी लड़की मेरे पीछे पड़ गई। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले उसने मान्या को देखा, जो उसे खा जाने वाले नजरों से देख रही थी। उसकी इतनी खतरनाक आंखें देखकर आरिफ की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मान्या ने उससे पूछा, अंडस्को तुम्हें किसने इजाजत दी अपने फेस के मास्क को रिमूव करने की। आरिफ ने अपने मास्क को देखा जो फटा हुआ था। वो सोचा इसी के कारण ही तो सारे कांड हुआ है। आरिफ ने कहा, अंडस्को वो मेरा मास्क फट गया था। मान्या ने उसको देखकर कहा, अंडस्को अच्छा तो तुम अहान को कहते, वो तुम्हें न्यू मास्क दे देता। और तुम अहान, मैंने तुम्हें अपने सर का ख्याल रखने कहा था ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ। अहान डर गया, उसने डरते हुए आरिफ को देखा जो उसे ही लाचारी से देख रहा था। उन दोनों को याद आया। फ्लैशबैक। मान्या ने जब कहा कि आरिफ उसका हस्बैंड है तो अहान के तो जैसे होश उड़ गए। उसने हैरानी से आरिफ को देखा और एनालाइज करने लगा कि मान्या ने जो कहा वो सच ही है ना। मान्या को अहान का ऐसे आरिफ घूरना अच्छा नहीं लगा। वो बोली, अंडस्को मेरे हस्बैंड को घूरना बंद करो। मान्या के टोकने से अहान झेप गया। उसको भी लगा कि उसकी मैम शादी कर ली है और किसी को पता भी नहीं। वाह, मुझे भी शायद ये बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा। सीक्रेट का नाम सुनते ही उसका मन एक्साइटेड हो गया। अहान को ऐसे मुस्कुराते देखा मान्या फिर कहा, अंडस्को अब ये दांत दिखाने बंद करो और आरिफ को आज ट्रेन करो। आज ये मेरा असिस्टेंट है, तो तुम्हें उसको हर चीज सिखानी पड़ेगी, और मुझे एक गलती दिखनी नहीं चाहिए, और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम। आहान ने मान्या की इतनी बड़ी धमकी भरा ऑर्डर सुन जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया, बट वो कंफ्यूज था कि उसने अपने हस्बैंड को अपना असिस्टेंट क्यों बनाया। फिर उसे याद आता है रेहान तो मुंबई गया हुआ है मान्या की एक फिल्म के प्रोड्यूसर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। तभी वहां का केबिन नोक हुआ और एक लड़की वहां आई और बोली, अंडस्को मैम फैशन शो के सारे कॉस्ट्यूम्स रेडी है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। मान्या ने उस लड़की को देखा और कहा, अंडस्को ठीक है जाओ मैं आती हूँ। वो लड़की भी चली गई। मान्या अपने जगह से उठते हुए बोली, अंडस्को मैंने जो कहा वो ठीक से करना। फिर वो आरिफ को देखती है जो उसे ही कब से देख रहा था। मान्या ने उसको देख कहा, अंडस्को मेरे आने तक सब सीख लेना। आरिफ ने हाँ में सिर हिला जैसे कि वो एक छोटा बच्चा हो जो मान्या की हर बात मानता हो। आहान ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान्या वहां से चली गई। अब बस वहां पर आरिफ और आहान ही बचे हुए थे। आहान ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, अंडस्को हेलो सर मैं हूँ आहान, मान्या मैम के इस बड़े से ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट का मैनेजर। अभी के लिए आप मुझे अपना सेवक समझिए। आहान के इतने फ्रेंडली बात करता देख आरिफ को बहुत अच्छा लगा। उसने भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को हेलो आहान जी। आहान ने कहा, अंडस्को अरे आप मुझे सिर्फ आहान कहिए। आरिफ भी मान गया। फिर उसने कहा, अंडस्को चलिए मैं आपको काम समझा दूं। इतना बोल वो दोनों उस केबिन से निकल गए। बहुत कम लोगों को ही पता था कि ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट मानिया का। उन्हें हमेशा ये लगता था कि ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट आहान का, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब बातें वो आरिफ को बता रहा था, लेकिन आरिफ सुन रहा था कि ये वो ही जनता था। उसको देखकर लग रहा था कि वो ये सब बहुत पहले से जानता है। आहान को थोड़ा अजीब लगा। आहान ने वो सब बातें इग्नोर कर दिया
और उसको बताने लगा। आरिफ तो बस वो ऑफिस के कॉरिडोर में चल रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी। वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। वहां पर बहुत सी लड़कियां और लड़के कुछ प्ले के रिहर्सल कर रहे थे। आहान ने उसको बताया कि ये ट्रेनिंग रूम, यहाँ बहुत सारे एक्टिविट्स न्यू कमर्स को सिखाया जाता जिससे वो अच्छे और काबिल बने। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वहां पर एक लड़का गुजारा और आरिफ से टकरा गया। आरिफ संभल नहीं पाया और वहां के एक बांस से टकरा गया जिससे उसका मास्क खुल गया। वही सब कुछ गिरने की आवाज में उस तरफ देखी जहां आरिफ बिना मास्क के खड़ा था। उसको देखकर तो लड़कियों के होश उड़ गए। उन्होंने इतना हैंडसम आदमी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वही जो लड़का उससे टकराया था वो भी सॉरी बोलने को पीछे मुड़ा तो वो भी आरिफ की खूबसूरती देख हैरान था। आरिफ अपना मास्क उठता उससे पहले ही वहां पर लड़कियों की भीड़ जमा हो गई और सब लड़कियां पागलों की तरह आरिफ पर टूट पड़ी। एक लड़की बोली, अंडस्को हे हैंडसम, तुम कहाँ के हो? क्या तुम नए आए हो यहाँ ट्रेनिंग लेने? वही दूसरी लड़की ने कहा, अंडस्को अगर आए हो तो मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरा ये नालायक पार्टनर कुछ काम का नहीं है। वही किसी और लड़की ने कहा, अंडस्को अरे वो तुम्हारा पार्टनर क्यों बनेगा, हम भी है, वो मेरा पार्टनर बनेगा। किसी और ने कहा, अंडस्को तुमने अपने शकल को देखा है कभी? आईने में दिखती तो चुड़ैल जैसी हो और तुमको ग्रीक गॉड जैसे आदमी को अपना पार्टनर बनाना चाहती हो। उसे मेरे जैसी लड़की मिलनी चाहिए। वही सब लड़कियां पागलों जैसे आरिफ को अपना पार्टनर बनाने के लिए लड़ रही थी। वही उनके बॉयज पार्टनर हैरानी से उस गर्ल्स को देख रहे थे जो एक आदमी को के लिए लड़ रही थी जिसे आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था। उस सब ने आरिफ को गुस्से से घूरा। वही अहान तो अपने मैम के हस्बैंड को देख हैरान था। वो सोचा, सच में मानिया मैम ने क्या आदमी खोजा है अपने लिए, बिल्कुल उनकी टक्कर के है। लेकिन उसको उससे ज्यादा हैरानी ये बात की हो रही थी वो सब ट्रेनी जो उसके ही मैम के हस्बैंड के लिए लड़ रही है। अगर मैम को पता चला तो पता नहीं ये लड़कियों की खटिया खड़ी कर देगी। अब सब लड़कियां मारपीट पर तुलाई थी। वही सब लड़के भी उनकी रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहते हैं न लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, वही उनका तो घुटनों में भी नहीं था, यूं कहे तो दिमाग ही नहीं था जो उन लड़कों की आवाज नहीं आ रही थी। वही आरिफ तो बस वहां से निकालना चाहता था। उसने उस लड़कियों कहा, अंडस्को देखिए आप सब गलत समझ रही है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। सब लड़के तो उसकी आवाज सुन और चिढ़ गए। उन सब ने कहा, अंडस्को तुम तो चुप रहो, तुम्हारे ही वजह से ये लड़कियां पागलों की तरह तुम्हारे पीछे लड़ रही है। वही दूसरे लड़के ने कहा, अंडस्को मारो इसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। बाकी सब लड़के भी उस लड़के के बातों पर आ गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है?